हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम देखेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है हमारा फंक्शंस। इससे पहले हमने क्या किया है, सेट और रिलेशंस कंप्लीट किया है। उसकी कंप्लीट थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दी रखे हैं। और भी बहुत सारे जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड करा के रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फंक्शन चैप्टर। और ये जो फंक्शन चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है उन सभी चैप्टर के लिए जो कि कैलकुलस में आते हैं, जैसे डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस में। तो अगर आपको कैलकुलस वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आमतौर पे ये जो फंक्शन चैप्टर है ये बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, रेंज, कोडोमेन, ठीक है, फिर उसके बाद डोमेन क्या होता है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, फिर पीरियोडिक फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, मतलब बहुत सारे इसमें कंसेप्ट होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दो लेक्चर में ही हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे वो मैं आपके ले नहीं सकूंगा। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस अगर थोड़ा भी हाई लेवल पे गया या फिर जहाँ पे मल्टी कंसेप्ट यूज़ होता है वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मेरी यही सजेशन है कि शुरू से लेके लेक्चर 1 से लेके जो भी आखिरी का लेक्चर होगा उसको आपको कंटिन्यू देखना है और बार बार देखना है जब तक कि आपको समझ में ना आए तब तक। ठीक है, तो देखिए फंक्शन चैप्टर को चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। जैसे कि डेफिनेशन है यहाँ पे दोस्तों, अ फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज अ रूल और करस्पॉन्ड विच रिलेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट से ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी। क्या मतलब होता है इसका जनरल आम भाषा में? इसका मतलब होता है कि फंक्शन एक रूल होता है, एक ऐसा रूल होता है कि एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है। तो ए सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होता है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, और इस प्रकार से रिलेट होता है कि वो रिलेशन यूनिक होता है। ठीक है, ये जो रूल्स होगा इस प्रकार से जो रिलेटेड होगा सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ, उससे हम फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में हम आगे समझेंगे इसको जब हम एग्जांपल देखेंगे वो। ये तो फॉर्मली क्या है, डेफिनेशंस है। तो यहाँ पे जो सेट ए होगा उसे हम कहेंगे डोमेन, और यहाँ पे जो सेट बी है उसे हम कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, तो आपको जो पहला सेट है उसको याद रखना है, हमेशा उसे डोमेन बोलेंगे, और जो दूसरा सेट है बी उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि डेफिनेशंस को आखिर कहना क्या है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और फंक्शन है, और फंक्शंस क्या करता है, रिलेट करता है किसको, सेट ए के एलिमेंट्स को बी के साथ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज अ फंक्शन विच रिलेट द सेट ए टू द सेट बी, और सेट ए के अंदर मान लेंगे हम, हमारे पास एलिमेंट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 या फिर ABC कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि अल्फा 1 अल्फा 2 ही लेना ज़रूरी है। और एक बी सेट है हमारे पास, और उसमें मान लेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, क्या कहा मैंने, दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी। जैसे यहाँ पे दिया है, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी। तो सेट ए के अंदर का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सेट ए के अंदर कौन कौन है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो मान लेंगे कि ऐसा रिलेशन है, अल्फा 1 रिलेटेड टू बीटा 1
और अल्फ़ा 2 इज रिलेटेड टू बीटा 2 एंड अल्फ़ा 3 इज रिलेटेड टू बीटा 2 भी। ठीक है, इस प्रकार से कोई फंक्शंस है। अल्फ़ा 1 रिलेटेड है बीटा 1 से, अल्फ़ा 2 रिलेटेड टू बीटा 2 और अल्फ़ा 3 भी रिलेटेड है बीटा 2 के साथ। तो क्या ये प्रॉपर डेफिनेशंस है फंक्शंस की? तो देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो सेट ए है उसके अंदर का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो अल्फ़ा 1 से भी यहाँ पे जो है तीर निकल चुका है, अल्फ़ा 2 से भी तीर निकल चुका है और अल्फ़ा 3 से भी जो है तीर निकल चुका है। तो एक भी एलिमेंट नहीं बचा। तो यही डेफिनेशंस को कहना था, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन वो जो रिलेशंस होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का क्या मतलब होता है ये समझो। यूनिक का मतलब होता है कि अल्फ़ा 1 अगर बीटा 1 से रिलेटेड है तो अल्फ़ा 1 दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा 1 किसके साथ है? बीटा 1 के साथ, और अल्फ़ा 1 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ये जो यूनिकनेस है इसे कहते हैं यूनिकली रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 2 बीटा 2 के साथ रिलेटेड है, अल्फ़ा 2 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। अल्फ़ा 3 भी किसी के साथ रिलेटेड है? बीटा 2 के साथ। लेकिन अल्फ़ा 2 बीटा 2 के अलावा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुई? फंक्शंस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में दो ही चीज़ें याद रखनी है। दो सेट होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। फंक्शंस किसे कहेंगे? फंक्शन एक रूल होता है और उस रूल के तहत जो सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? रिलेट होता है, वो भी यूनिकली। फिर उसके बाद जो सेट ए होगा ये वाला उसे हम डोमेन कहेंगे और जो सेट बी होगा पूरा का पूरा उसे हम कोडोमेन कहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला सेट है ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इसको हम बोलेंगे डोमेन। दिस इज व्हाट? डोमेन। और ये जो है सेट बी उसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सेट बी है उसका बीटा 1 और बीटा 2 ही रिलेटेड हुआ है, बीटा 3 रिलेटेड नहीं हुआ है। तो ऐसे सेट जो कि बीटा 1 और बीटा 2 मतलब क्या कि ऐसा सेट कि जिसमें सिर्फ रिलेटेड ही एलिमेंट्स आएंगे उसे हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो रेंज में कौन कौन आएगा? यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए रेंज जो होगा वो कौन कौन आएगा? बीटा 1 और बीटा 2। क्यों बीटा 1 और बीटा 2 ही आया? क्योंकि रिलेशन देखिए, बीटा 1 के साथ रिलेशन है और बीटा 2 के साथ रिलेशन है, बीटा 3 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो रेंज का पार्ट नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा कोडोमेन में जरूर आएगा। तो कोडोमेन क्या होगा? यहाँ पे कोडोमेन में होगा बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, ये पूरा का पूरा हुआ कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज वही पार्ट होगा जो कि रिलेटेड है दूसरा सेट बी के एलिमेंट्स में। तो आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि जो रेंज होगा वो बेसिकली हम किस में से उठाते हैं? कोडोमेन में से उठाते हैं। अगर यहाँ पे बीटा 3 भी अगर रिलेटेड होता तो रेंज में बीटा 3 भी आ सकता था। तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है, कौन सी? कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन का ही एक हिस्सा होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, पूरा का पूरा हो सकता है जब बीटा 3 भी जो है रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे बीटा 3 रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, या तो रेंज कोडोमेन के बराबर होगी या रेंज कोडोमेन का सबसेट होगी। रेंज बड़ाई नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि बीटा 4 भी रेंज में आ गया जो कि कोडोमेन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं जिसमें और आपको जो है क्लियरिटी आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी, और सेट ए रिलेटेड है सेट बी के साथ अंडर द फंक्शन एफ। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, मान लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4। ये 4 एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के अंदर है। और सेट बी जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं कि मान लेंगे कि अल्फ़ा 1 रिलेटेड है बीटा 1 से, फिर अल्फ़ा 2 इज रिलेटेड टू बीटा 2, फिर अल्फ़ा 3 इज अगेन रिलेटेड टू बीटा 2 और अल्फ़ा 4 इज रिलेटेड टू बीटा 3।
ठीक है, क्या ये फंक्शंस है, फंक्शंस की डेफिनेशन सेटिस्फाइड करता है? तो देखिए फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो पहले सेट जो है, जो डोमेन है, उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा जो रिलेशंस होगा वो यूनिकली रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए जो हर एलिमेंट है वहाँ से तीर निकल चुका है, तो एक भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेफ्ट नहीं हुआ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए के अंदर का वो यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए अल्फा 1 सिर्फ B1 से ही बीटा 1 से ही रिलेटेड है। देखिए अल्फा 2 बीटा 2 से है, अल्फा 3 बीटा 2 से है, ठीक है, और अल्फा 4 बीटा 3 से रिलेटेड है। तो देखिए अल्फा 2 और अल्फा 3 एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अल्फा 2 दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको आम वर्ड में कैसे ध्यान रखोगे, एक बाण से दो तीर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई अल्फा 2 है और वो बीटा 1 को भी रिप्रेजेंट करता है और बीटा 2 को भी रिप्रेजेंट, अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसको याद कैसे रखोगे, एक बाण से दो तीर, ठीक है, जो कि नहीं चलते। बाहुबली में दिखाया था वो, ठीक है, मूवी की बात थी वो। तो अल्फा 2 बीटा 2 को भी रिलेट कर रहा है और अल्फा जो है अल्फा 2 बीटा 2 को भी रिलेट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि अल्फा 3 और अल्फा 2 दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। दो तीर से जो है वो एक निशान लग सकता है, ऐसे आप ध्यान रखो। क्या बताया मैंने कि एक बाण से दो तीर नहीं चलाए जा सकते हैं। एक बाण से दो तीर मतलब ऐसे, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। और दो बाण से एक निशाना हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो ये बीटा 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फंक्शंस हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं होगा, यूनिकली जो है वो रिलेटेड नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें देखना है हमें डोमेन और रेंज क्या होगी। तो इसमें देखिए ये फंक्शंस तो है, इसकी डेफिनेशन तो सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो कौन आया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, दिस इज व्हाट, दिस इज द डोमेन पूरा का पूरा। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन क्या क्या मिलेगा इसका, कोडोमेन में कौन कौन आएगा, तो देखिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या आएगी, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, रेंज के लिए मतलब जो सेट बी है उसके अंदर के जो एलिमेंट रिलेटेड है। तो देखिए बीटा 1 रिलेटेड है, हाँ है, बीटा 2 रिलेटेड है, हाँ है, और बीटा 3 भी रिलेटेड है। तो सारे रिलेटेड है, तो सब आ जाएंगे बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। तो देखिए यहाँ पे बाय चांस कोडोमेन और रेंज दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। तो ऐसा अगर है तो जो रेंज होगी और जो कोडोमेन होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर जो रेंज है वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखिए रेंज बीटा 1 बीटा 2 थी और कोडोमेन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 थी। तो यहाँ पे रेंज छोटी है, ठीक है, एक हिस्सा है, और यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी दो चीज़ें, रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का ही पार्ट होगी, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगी, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी, उससे बड़ी वो नहीं हो सकती। ये जो चीज़ें है ये आप लोगों को याद में रखनी है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। और यहाँ पे जो रेंज है ये छोटी हो गई कोडोमेन से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 3 और डिटेल में जाते हैं फंक्शंस के डेफिनेशन में। तो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, फंक्शंस है जो सेट ए को सेट बी से रिलेटेड करता है, ठीक है। और अल्फा जो सेट ए है उसमें हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 ये तीन एलिमेंट है। और वही हमारे पास जो बी सेट है वहाँ पे हमारे पास है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 4, ये चार एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा 1 इज रिलेटेड टू बीटा 1,
ठीक है। फिर अल्फ़ा 2 इज़ रिलेटेड टू बीटा 2, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो अल्फ़ा 3 है रिलेटेड टू बीटा 3 और अल्फ़ा 3 रिलेटेड टू बीटा 4, ऐसा रिलेशंस है, ठीक है। अब हमें बताना है क्या ये फंक्शंस है या नहीं है। तो क्या बताया था डेफिनेशन में, मैंने दो चीज़ बताई थी। एक तो सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका यूनिक रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा 3 जो है वो बीटा 3 के साथ भी रिलेटेड है और अल्फ़ा 3 बीटा 4 के साथ भी रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन आया वो यूनिक नहीं आया, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे बताया था कि एक बाण से दो तीर नहीं चल सकते हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं हुआ, देयरफॉर नॉट अ फंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि ऐसी डायग्राम गिवन है और पूछेंगे आपको फंक्शन है या नहीं है, तो आपको क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पे ये फंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 3 यूनिक रिलेशन नहीं है। वो अल्फ़ा 3 बीटा 3 को भी रिलेट करता है और अल्फ़ा 3 बीटा 4 को भी रिलेट करता है, जो कि नहीं चाहिए। मतलब जो डोमेन है, ए इज़ व्हाट डोमेन, बी इज़ व्हाट कोडोमेन। तो डोमेन का अंदर का जो एलिमेंट्स है वो केवल एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तभी जाके हम उसे फंक्शंस कहेंगे, जो कि फंक्शंस की डेफिनेशन में है। चलिए, ये तो था एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 में अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, और सेट ए रिलेटेड है बी के साथ अंडर द फंक्शन एफ। एफ मतलब फंक्शंस होगा। चलिए, सेट ए के हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 एलिमेंट्स है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने ऐसे ही उठाया है। और यहाँ पे बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 1 रिलेटेड टू बीटा 1 और अल्फ़ा 2 रिलेटेड टू बीटा 2, बस इतना ही है। और आपको बताना है क्या ये फंक्शंस है, ठीक है। फिर वही चीज़ कि फंक्शन होने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो जो डोमेन होगा, डोमेन कौन है यहाँ पे, सेट ए, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए अल्फ़ा 1 रिलेटेड है, अल्फ़ा 2 रिलेटेड है, क्या अल्फ़ा 3 रिलेटेड है, नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा ये फंक्शन, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एज अल्फ़ा 3 जो है ये वाला वो रिलेटेड नहीं है, अल्फ़ा 3 इज़ लेफ्ट, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो डोमेन के अंदर का वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, जिसके चलते ये फंक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ नोट हम देख लेते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं एक नोट है। नोट मैंने पहले ही लिख के रखी है ताकि जो वीडियो की लंबाई है, लेंथ जो है वो कम रहे, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो ज़्यादा लंबे वीडियो ना बने इसलिए। देखिए नोट नंबर 1 है, द वेरिएबल विच टेक द वैल्यू फ्रॉम द डोमेन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जो कि उसकी वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, डोमेन से लेंगे, ठीक है। इस टाइप का जो वेरिएबल होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जनरली वो क्या होता है, एक्स होता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली जो एक्स हम लेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने सुना होगा। तो x क्या होगा वहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x इज अ वेरिएबल है, तो वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी, तो जो वो वैल्यूज़ होगी हम कहाँ से वो लेंगे, तो उसके डोमेन से लेंगे। किसके डोमेन से, वो गिवन फंक्शन जो होगा उस क्वेश्चन में वहाँ से लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर, एंड द वेरिएबल विच टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम द कोडोमेन इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जो कि खुद की वैल्यू जो है वो लेता है कहाँ से, कोडोमेन में से, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल डोमेन में से अपनी वैल्यू लेता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और जो वेरिएबल खुद की वैल्यू
कोडोमेन से लेता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जनरली हम उसे y से डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, ठीक है। ओके चलिए, नोट 2 है यहाँ पे, इफ अ फंक्शन रिलेट, कोई एक फंक्शन है वो रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, एलिमेंट्स अल्फा को, ठीक है। तो इसको अगर रिलेट करता है तो ये कहाँ में आएगा, डोमेन में या कोडोमेन में। अगर कोई फंक्शन रिलेट कर रहा है तो वो कहाँ से आएगा, डोमेन में आएगा। तो किसको रिलेट कर रहा है, अल्फा को, तो अल्फा बिलोंग्स करेगा किसको, डोमेन को। दिस सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है। जो अल्फा है वो एलिमेंट्स है डोमेन का, उसको एक फंक्शन रिलेट कर रहा है किसके साथ, बीटा के साथ। अब बीटा कहाँ से होगा, सोचो जरा, एक तरफ होता था हमारा डोमेन और दूसरी तरफ कोडोमेन। तो डोमेन का एलिमेंट है अल्फा, इसको रिलेट करता है फंक्शन किसके साथ, बीटा के साथ। तो बीटा किसको बिलोंग्स करेगा, कोडोमेन। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन है एफ, उसके तहत एलिमेंट्स अल्फा रिलेटेड है बीटा के साथ, ठीक है। तो ये जो अल्फा होगा ये जनरली हम x लिखते हैं और ये जो होता है वो जनरली हम y लिखते हैं। तो इसको जनरली हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डोमेन में से आएगी, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएंगी, कोडोमेन्स पर से आएंगी, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है यहाँ पे इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है। अब ये क्या होता है इमेज एंड प्री इमेज, जैसे हमने रिलेशन में भी देखा था कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है, सेम यहाँ पे भी है। तो देखिए, अगर यहाँ पे अल्फ़ा रिलेटेड है किसके साथ, बीटा के साथ, तो अल्फ़ा का रिलेशंस कौन है, बीटा है। तो इसी का मतलब है कि अल्फ़ा की इमेज बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा इज इमेज ऑफ अल्फ़ा, ऐसे होगा। अगर अल्फ़ा एक फंक्शंस के तहत अल्फ़ा रिलेटेड है बीटा के साथ, तो बीटा को हम कहेंगे इमेज और अल्फा को कहेंगे हम प्री इमेज, एंड अल्फा इज प्री इमेज, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेंगे हम ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 1, इमेज और प्री इमेज के लिए, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे थोड़ा। देखिए, अब एक सेट है हमारे पास A और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और कौन से एलिमेंट है, मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। और दूसरा सेट है हमारे पास B और उसमें कुछ एलिमेंट है, मान लेंगे A, B और C। ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। अल्फ़ा रिलेटेड टू A, बीटा रिलेटेड टू C। क्या ये फंक्शंस हैं, ये देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो सेट A किसका काम कर रहा है, डोमेन का, और सेट B किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का। रेंज में कौन कौन आएगा, A और C ही आएगा, B रेंज में नहीं आएगा, और कोडोमेन में पूरा A B C आएगा, ठीक है, ये आपको पता है। अब मुझे बताइए इसमें इमेज और प्री इमेज कौन होगी। देखिए, अल्फ़ा की इमेज A है और बीटा की इमेज C है अंडर द फंक्शंस। और इसी को अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा पहले है, तो जो पहले होता है उसे हम प्री इमेज कहेंगे। तो अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा इज अ प्री इमेज किसकी, A की, ठीक है, अंडर द फंक्शन F। बीटा क्या होगा, प्री इमेज, जो पहले होता है वो प्री इमेज होता है और जो बाद में होता है वो इमेज होता है। बीटा इज प्री इमेज, किसकी प्री इमेज है, C की, अंडर द फंक्शन F, ठीक है। ऐसे इसी को हम लिख भी सकते हैं, तो इसी को हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, A इज अ इमेज ऑफ अल्फा, A इज इमेज ऑफ अल्फा, ठीक है, अंडर फंक्शन F, अंडर फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, क्या B किसी का इमेज है, नहीं, किसी का भी इमेज नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, C इज अ इमेज ऑफ बीटा,
तो C इज इमेज, किसकी इमेज है? ऑफ बीटा की, अंडर फंक्शन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस वाले सेट में इमेज होता है तो इस वाले सेट में क्या होता है? कोडोमेन के सेट में क्या होता है? इमेज होता है। और डोमेन के सेट में क्या होगा? तो आंसर है प्री इमेज होगा। तो अल्फा क्या है और इसको कैसे बोलेंगे? या फिर चलो एंड लिखते हैं, एंड। चलो अल्फा क्या होगा यहाँ पे? अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज प्री इमेज। जो पहले होगा वो प्री इमेज होगा। अल्फा इज प्री इमेज, प्री इमेज किसका? लेकिन ए का, ऑफ ए, अंडर फंक्शन। ठीक है। क्या बीटा प्री इमेज है? हाँ है। तो बीटा इज प्री इमेज किसका? देखो बीटा किसका प्री इमेज है? सी का। जो पहले होता है वो प्री इमेज ऑफ सी अंडर फंक्शन, अंडर फंक्शंस। ठीक है, आई चीजें समझ में? तो देखिए अल्फा इज रिलेटेड टू ए और बीटा इज रिलेटेड टू सी अंडर द फंक्शन एफ, वेयर ए और सी क्या होगा? इमेज होगा। एंड अल्फा एंड बीटा क्या होगा? प्री इमेज होगा। ठीक है, जो पहले होता है वो प्री इमेज होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को देखिए, लिखने का एक दूसरा तरीका क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जो अल्फा है वो रिलेटेड टू है ए। इसी को हम अलग तरीके से कैसे लिखेंगे कि भाई एक फंक्शंस के तहत जो अल्फा है वो ए के साथ रिलेटेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? फंक्शन है एफ, फंक्शन में अल्फा रिलेटेड है किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, तो इसको हम इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। तो इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? सी। एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू सी, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होगा? प्री इमेज। और ए और सी क्या होगा? यहाँ पे इमेज होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक टॉपिक। हाँ, एक रहेगी छोटी चीज़ यहाँ पे। देखिए जो इमेज होगा, इमेज कौन कौन है? ए और सी। तो इमेज जो होगा, देखिए तीर किसके पास आया? ए और सी के पास। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसके पास तीर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे रेंज की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लेंगे। रेंज एक्चुअली क्या है? एक सेट है, उस सेट के अंदर कौन आ रहा है? ए और सी। एक्चुअली ए और सी कौन है? ए और सी क्या है? इमेज। तो हम रेंज की डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? द सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस अंडर द फंक्शन इज कॉल्ड एज रेंज। तो क्या होगा? रेंज इज नथिंग बट सेट containing a set containing all images। ठीक है, ऐसा सेट कि जिसके अंदर ऑल इमेज है अंडर फंक्शन, अंडर फंक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अंडर फंक्शन एफ, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि रेंज किसे बोलेंगे, उसके बाद डोमेन किसे बोलेंगे, उसके बाद कोडोमेन किसे बोलेंगे, फिर प्री इमेज क्या होती है और इमेज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं, अब हमने जितना भी पढ़ा है उसके लिए नोट्स बनाते हैं। जैसे कि नोट है, फॉर अ फंक्शंस टू बी डिफाइन। एक फंक्शन डिफाइन होने के लिए जैसे मैंने दो चीज़ें बताई थी वही लिखी हुई है। सबसे पहली चीज़ है, नो एलिमेंट इन अ डोमेन शुड बी लेफ्ट विदाउट एन इमेज। इसका क्या मतलब होता है कि डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि जिसकी इमेज ना हो। दूसरा यहाँ पे नोट है उसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज। इसका क्या मतलब होता है? वही यूनिक रिलेटेड कि जो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स है वो हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? खुद का एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, एक ही इमेज होनी चाहिए। ओके, एग्जैक्टली वन इमेज, दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक तीर से दो बार नहीं चल सकते हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत पढ़ लिया हमने डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, लेकिन हमें इस बात का मज़ा तब आएगा जब सारी चीज़ें हमें ग्राफिकली समझ में आ जाए।
ठीक है, कि भाई हाँ इसे फंक्शंस कहते हैं, ये वाली डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई और ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अब ग्राफिकली लिखते हैं। देखिए ग्राफिकली लिखने का मतलब क्या होता है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा और कहीं ना कहीं एक ग्राफ होगा, उसमें हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन दिखाना होता है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रूल होता है कि जिसके तहत एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली रिलेटेड होता है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर का, और जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है उससे हमने बोला था डोमेन, और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट था उससे हमने कहा था कोडोमेन, और कोडोमेन के अंदर से ही क्या आती थी, रेंज आती थी। ठीक है, और इसी को आगे चल के मैंने ये भी बताया था आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम डोमेन में से लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आगे देखा था हमने कि जो वेरिएबल की वैल्यू अपने कोडोमेन में से उठाता है उससे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली या फिर जनरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को मानते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल y को मानते हैं। तो यही हम दिखाएंगे कि हमारे पास एक है x एक्सिस और ये एक है y एक्सिस। ठीक है, और एक कई तरीके का हमारे पास एक ग्राफ है, तो ये है ग्राफ, और हमें बताना है ये जो ग्राफ है ये ग्राफ फंक्शंस का है या नहीं है। ठीक है, क्या बताना है कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है। कैसे बताएंगे, तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स हमने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे होता है, डोमेन में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये अगर है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, ठीक है, और ये है ए बी सी, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 ए के साथ रिलेटेड है, अब अल्फ़ा 1 बी के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है, फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक बाण से दो तीर नहीं चल सकते, वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन, दिस इज व्हाट डोमेन, डोमेन के अंदर जो है, जो वैल्यूज़ है उसके साथ जो कोडोमेन है वो दो वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो फंक्शंस होगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यही हमें ग्राफ में लगाना है। अब मैं सिंपल आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डोमेन या कोडोमेन, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहाँ से वैल्यू उठाते हैं, कौन सी वैल्यू उठाते हैं, तो वो डोमेन में से। तो एक्स के एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू मिलेगी वो हमारा कोडोमेन होगा। अब देखिए मैं कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ भी होगी, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 मान ले कुछ भी होगा, चलो 7 हो गई, तो यहाँ पे x की एक वैल्यू है 7, तो y की कितनी वैल्यू मिली, देखो एक y की यहाँ पे मिली और एक y की यहाँ पे मिली, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिली। मतलब क्या कि फिर वही चीज़, एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू मिली, मतलब एक बाण से दो तीर। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फंक्शन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो कहाँ पे होता है, डोमेन में होता है, ऐसे बताया था मैंने। और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो कहाँ पे होता है, कोडोमेन में होता है। तो ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ, ये नहीं कोई भी ग्राफ, और आपसे पूछा है ग्राफ पर से क्या ये फंक्शंस का ग्राफ है या नहीं है, तो पहली चीज़ आपको क्या करना होगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखना होगा कि वर्टिकल लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफ के साथ, वो अगर एक से ज़्यादा बार आया तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, एक ये और एक ये, यहाँ पे एक y की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे y की वैल्यू दूसरी मिलेगी, तो एक x के लिए दो y की वैल्यू नहीं मिल सकती, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, क्या बताया मैंने, फिर से एक बार दोहराता हूँ कि अगर आपको ग्राफ का क्वेश्चंस है और ग्राफ क्वेश्चन में और ग्राफ पर से आपको बताना है कि गिवन ग्राफ फंक्शंस का है या नहीं है, तो एक वर्टिकल लाइन खींचना है
और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। अगर 1 आया या फिर 1 से कम, 0 भी आया तो भी फंक्शन है। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो वो भी क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, इसीलिए हमें गिवन कर्व या फिर गिवन जो भी ग्राफ है वो फंक्शंस का ग्राफ नहीं है। ठीक है, और याद रहिएगा लाइन हमेशा कैसी निकालनी है, वर्टिकल ही निकालनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ठीक है, अब कुछ 1-2 सवाल ले लेते हैं, फिर आपका जो ग्राफिकली है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 आपको बताना है कि ये ग्राफ जो है वो फंक्शंस का है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं ग्राफ, ये नंबर 2 ग्राफ है और ये नंबर 3 ग्राफ है। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए, ये ग्राफ जो है वो फंक्शंस का है क्या, तो हमने क्या खींचा, एक वर्टिकल लाइन खींचा, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, 2। तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई बंदा यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट होगी तो यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कितनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2। तो एक ही होगा, केवल एक ही है क्या, नहीं, यहाँ पे तो 2 है ना। ठीक है, बाजू में अगर ड्रॉ करूंगा वहाँ पे भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एक से ज़्यादा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। इस ग्राफ को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहीं पे भी लाइन खींचिए आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लाइन कैसी खींचनी है, वर्टिकल, तो कोई भी खींचिए, कहीं पर भी खींचिए। चलिए यहाँ पे खींचा तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कोई बंदा बोलेगा चलो ये सर यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब ऐसे मत देखो कि सर एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन एक ही खींचनी है, कहीं पे भी खींचो आपको। यहाँ पे हमने 2 लाइन खींच के देखी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें एक ही लाइन पे देखना है। तो एक ये लाइन देखी हमने, एक ही लाइन के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे है क्या, एक ही लाइन के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ, केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो ये फंक्शंस हैं। तो ये ग्राफ किसका है, फंक्शंस का ग्राफ है। अब थर्ड आप लॉजिक लगाइए और बताइए कि क्या ये फंक्शंस का ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, वर्टिकल लाइन खींचा हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने मिले, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिला है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो फंक्शंस का नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा, नॉट फंक्शंस। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से एक बार दोहराता हूँ, कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में ग्राफ का क्वेश्चंस आया और ग्राफ पर से आपको बोला गया है कि ये गिवन ग्राफ फंक्शंस का है या नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए हैं जैसे यहाँ पे, तो वो ग्राफ जो है फंक्शन का नहीं होगा। एक या फिर एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला तो वो क्या होगा, फंक्शंस का ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं लेक्चर 1 में, बस इतना ही। अब मिलते हैं हम कल लेक्चर 2 में, जहाँ पे देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, फिर इवन ऑड फंक्शन। बहुत लंबा टॉपिक है तो धीरे धीरे देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। और अगर आपको नोट्स अगर चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ पे बहुत सारी नोट्स जो है मैंने आपके लिए अपलोड करा रखी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।